चलो देखो, अब जो यहाँ पे आगे शुरू करना है, ठीक। तो लास्ट क्लास में एक बार फटाफट से ना थोड़ा थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने बेटा लास्ट में जो टॉपिक करा था हमारा, वो था ऑल अबाउट एक सीरीज एलसीआर सर्किट, ठीक है। और हम लोगों ने अपने इस सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर कुछ अलग अलग चीजें देखी। तो सबसे पहली चीज जो बेटा हमने फाइंड आउट करी, वो क्या फाइंड आउट करा था? हमने निकाला था इंपीडेंस, ठीक। इंपीडेंस का मतलब क्या होता था? वो अपोजिशन जो कि रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों मिलकर के ऑफर करेंगे टू द फ्लो ऑफ करंट, दैट विल बी नोन एज व्हाट? इंपीडेंस। और इंपीडेंस का जो फॉर्मूला बना था हमारे पास, वो कुछ इस तरीके से, दैट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स स्क्वायर। बेटू यहां पर है ना एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, ठीक। और ये कहीं ना कहीं हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जरूर मिलता है, दैट स्टेट a point of state a point of difference between resistance and reactance, कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है भाई। हालांकि अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस क्या था? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को क्या करती है? अपोज करती है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दोनों ही क्या है? रिएक्टेंस है। ये भी क्या थी? वही प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को क्या करती है? अपोज करती है। बट उसके बावजूद भी दोनों में डिफरेंस है। एंड व्हाट इज दैट डिफरेंस? अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, सो दिस इज बिल्कुल independent of frequency of applied voltage source, of applied voltage source। भाई अप्लाइड वोल्टेज सोर्स का मतलब एसी वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज है, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी पर इसका कोई डिपेंडेंस नहीं है। बट अगर हम बात करते हैं रिएक्टेंस की, सो दिस ऑलवेज, बेटा साइलेंट कर लो, ऑलवेज डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। और ये हमेशा अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ये पॉइंट ध्यान रहेगा सभी को, ठीक। अब यहां पर क्या करना, एक छोटा सा ग्राफ भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक। अगर हमसे कहा गया वेरिएशन ऑफ इंपीडेंस विथ फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो ये जो ग्राफ है वो किस तरीके से बनता है बेटा हमारे पास? along this y एक्सिस हमारे पास रहेगा इंपीडेंस z, और यहां यूनिट लिख देंगे हम लोग ओम, और यहां रहेगी बेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी से मैंने ओमेगा रखा है, एंगुलर, दिस इज रेडियन पर सेकेंड, इस तरीके से। तो जब हम लोग इंपीडेंस का ग्राफ लेते हैं बेटा यहां पर, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से शेप में आएगा, ऐसे, दिस वे, ठीक। समझना ध्यान से, हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई, यहां से ओरिजिन से देख रहे हैं, जीरो से फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, अपोजिशन कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, अपोजिशन कम हो रही है, मतलब इनवर्स वेरिएशन है। और इनवर्स वेरिएशन किसका होता था? कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करती थी? इसका मतलब जो ये वाला हिस्सा है, ये कैपेसिटर के लिए है। आई बात समझ? फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए, एक पॉइंट ऐसा आ गया जिसपे की जो अपोजिशन है वो बिल्कुल मिनिमम हो गई, ठीक। और याद कीजिए बेटा, मिनिमम अपोजिशन, दैट मींस z इज इक्वल टू r, ठीक है। और z इक्वल टू r जिस फ्रीक्वेंसी पर हुआ करता था उसे हम कहते थे रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। एंड इसके बियॉन्ड अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं, तो
अब अपोजिशन बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, अपोजिशन बढ़ी, मतलब दोनों कैसे वेरी कर रहे हैं? डायरेक्टली। और डायरेक्ट वेरिएशन किसके लिए था? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये वेरिएशन ध्यान रखना है, इंपिडेंस एंड फ्रीक्वेंसी ध्यान रहेगा। और यही से बेटू हम लोग फर्दर देख सकते हैं वेरिएशन ऑफ करंट विद फ्रीक्वेंसी। देखिएगा ध्यान से बेटू, यहां हो जाएगा करंट एम्पियर में, फ्रीक्वेंसी ओमेगा ले रहे हैं हम लोग, एंड रेडियन पर सेकेंड, इस तरीके से। अब बहुत ही सिंपल सी चीज है, देखो अपोजिशन कम होती जा रही है, अगर अपोजिशन कम होगी तो करंट बढ़ेगा। इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो अपोजिशन सबसे कम है तो करंट सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर अपोजिशन बढ़ने लगी तो करंट घटने लगेगा, कम हो जाएगा। तो अब हमारा वेरिएशन जो है वो कैसे? इस तरीके से ऐसे हो जाएगा, जिसमें कि अगर आप ध्यान से देखते हैं बेटू तो यहां पर एट दिस पॉइंट हमारा जो करंट है वो किसके बराबर हो गया? आई नोट के। अगर करंट मैक्सिमम है तो ये तभी पॉसिबल है जब Z किसके बराबर हो जाए? R। दिस मींस क्या बन गया? रेजोनेंस, एंड दैट कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी विल बी कौन सी फ्रीक्वेंसी? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, आगे जरूर काम आएगा। ये वाले पॉइंट्स क्लियर है सबको? फिर इसी के साथ हम लोगों ने कुछ और चीजें भी देखी थी, उनको भी फटाफट से कर लेते हैं एक बार। इसके बाद हमने देखा था बेटा रेजोनेंस इन एलसीआर, जिसमें कि तीन चीजें ध्यान रखो। सबसे पहला पॉइंट, रेजोनेंस का मतलब है एक्सएल किसके बराबर होगा, और यहीं से हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया था ओमेगा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, दिस इज 1/रूट ऑफ एलसी। और अगर लीनियर फ्रीक्वेंसी लिखी सो दिस इज 1/2 पाई एंड रूट ऑफ एलसी, 2 पाई एंड रूट ऑफ एलसी। क्लियर है बेटू? फिर दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे बेटू हम लोग कि यूजिंग एक्सएल इक्वल टू एक्सी इन इंपीडेंस इक्वेशन। हमने इसको कहां यूज करा था? जो इंपीडेंस का फॉर्मूला आया था, इंपीडेंस की इक्वेशन आई थी उसके अंदर। तो जब हमने इसे वहां इस्तेमाल करा तो हमारे पास Z किसके बराबर आ गया था? R के बराबर आ गया, एंड Z बराबर R, इसका मतलब क्या हुआ था? मिनिमम अपोजिशन। इसका मतलब क्या हुआ था? मिनिमम अपोजिशन। और इस वजह से हमारा जो करंट था वो क्या बन गया था? मैक्सिमम। मैक्सिमम करंट बोले तो आई नॉट, इसी को हम क्या बोलते थे? दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। तो ये कुछ पॉइंट थे रेजोनेंस वाले, ठीक। और फिर इसके बाद हमने आखिरी पॉइंट जो सीखा था बेटू, वो हमने सीखा था इंपीडेंस ट्राइंगल। इंपीडेंस ट्राइंगल। तो इंपीडेंस ट्राइंगल में क्या चीज कही थी बेटा? एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट फेज डिफरेंस। एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका बेस क्या रिप्रेजेंट करे? रेजिस्टेंस। परपेंडिकुलर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करे? डिफरेंस ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तब जाकर के जो ये हाइपोटेन्यूज होगी ये हमें क्या दे सकती है? इंपीडेंस। आया यार? और यहां हम लोग चार चीजें करते थे। हम लोगों ने यूज करा था पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने से इंपीडेंस निकला था Z इज अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। फिर दूसरा हमने लगाया था साइन फाई, जिसको कि किसके लिए यूज करते थे? वॉटलेस करंट के लिए बेटा। तो साइन फाई कितना बन गया था बेटा यहां से? दिस इज परपेंडिकुलर XL माइनस XC बाय Z, ठीक।
फिर इसके बाद आपने क्या लगाया, cos phi, and what is cos phi? पावर फैक्टर कितना बन गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज r बाय z। अच्छा इसको एक चीज और ध्यान रखना, जो पावर फैक्टर वाला पॉइंट है ना, पावर फैक्टर को हमने क्या लिखा, cos phi, एंड दिस इज डिफाइंड एज, अभी तो हमने क्या करा, r बाई z जो वैल्यू निकाली, इक्वेशन लिखी, वो कहां से लिखी, इंपेडेंस ट्रायंगल से। अगर इसको डिफाइन करने की बात आती है तो इसको डिफाइन कैसे करना है बेटू, दिस इज ट्रू पावर टू द apparent power, this is the ratio of what, true power to apparent power। true power का मतलब क्या है, ट्रू पावर का मतलब है द पावर रेजिस्टर के क्रॉस, एंड apparent पावर द पावर ड्यू टू इंपिडेंस। अब पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, देखो दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, समझो ध्यान से। पावर को अगर देखा जाए तो हमने लिखा ई आई, और यहां से बने दो फॉर्मूले, या तो लिखूंगा आई स्क्वायर आर और या फिर लिखूंगा ई स्क्वायर बाय आर, ठीक है ना। आई स्क्वायर आर तब लगाना है जब सीरीज हो, और ई स्क्वायर बाय आर कब लगाना है, जब पैरेलल हो। हमारा कौन सा सर्किट है, सीरीज एलसीआर, तो हम कौन सा लगाएं, आई स्क्वायर आर। तो अगर मैं यहां लिखता हूं बेटू, तो मेरे पास क्या लिखा जाएगा, दिस इज आई नॉट स्क्वायर आर ओवर आई नॉट स्क्वायर जेड। आई नॉट स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंड कॉस फाई कितना बनेगा, तो आप इसे इस तरह से भी देखेंगे, ध्यान रहेगा ना। z हो गया, साइन फाई हो गया, कॉस फाई हो गया, और आखिरी हम लोग क्या यूज करते थे बेटू, हम यूज करते थे tan फाई। और tan फाई कब लगाना था, जब हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, रिजल्टिंग फेज डिफरेंस। भाई अकेला रेजिस्टर है, हमें पता है कि फेज डिफरेंस कितना होगा, 0। अगर इंडक्टर है तो हमें पता है फेज डिफरेंस 90, कैपेसिटर है तो भी हमें पता है फेज डिफरेंस 90। बट अगर तीनों साथ में है, ठीक, तब फेज डिफरेंस अलग होगा, और उसे कैसे निकालेंगे, इंपेडेंस ट्रायंगल में tan फाई लगा के। सो tan फाई विल बी परपेंडिकुलर एक्सएल माइनस बाय आर, इस तरीके से आया। तो एलसीआर जो हमने लास्ट क्लास में करा था, उसमें ऑन एंड पॉइंट एवरेज देखे हमने, ये सारे पॉइंट सीखे थे, हो जाएगा अच्छे से पक्का। वो ग्राफ हमने अलग से ऐड ऑन करे, उनको अच्छे से प्रिपेयर करना। चले थोड़ा सा आगे, अगला कंसेप्ट एलसीआर के अंदर ही, ठीक, इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल में बहुत बेसिक सा पॉइंट आता है बेटू। द कंसेप्ट इज क्वालिटी फैक्टर। इसको समझना बेटा अच्छे से। कई बार सिर्फ क्या कह दिया जाएगा बेटू, क्यू फैक्टर, ठीक। अब सुनो ध्यान से, मान लो हम लोग रेडियो सुन रहे हैं, आप अपनी गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठते आप लोगों ने अपना इंजन ऑन करा, ड्राइव करना शुरू करा और रेडियो ऑन कर दिया। अब जब आपने रेडियो ऑन करा तो उसमें कोई पर्टिकुलर चैनल जो था अभी आपने सेट नहीं किया हुआ, अब आपके माइंड में एकदम से आया कि भाई चलो मैं 93.5 सुनना चाहता हूं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप अपने उस डिवाइस के अंदर, जो आपका रेडियो ट्रांजिस्टर डिवाइस है, उसमें 93 पॉइंट फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, आपने तो वो कमांड दे दी। जब आपने कमांड दी, ठीक है, तो अब आपका जो वो सर्किट है, वो एक्सएल और एक्सी को एडजस्ट करके उस फ्रीक्वेंसी को बनाएगा। वहां पे हमने बात सीखी ना, रेजोनेंस। भाई रेजोनेंस क्या था, एलसीआर सर्किट के अंदर जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए, सो दैट विल बी नोन एज व्हाट, रेजोनेंस। तो जैसे ही हम वहां पे वो कमांड दे देंगे कि 93.5, ठीक है, तो वो एकदम से जो फ्रीक्वेंसी बनी, उस दौरान क्या हुआ, उस सर्किट के अंदर एक्सएल और एक्सी की वैल्यूज को एडजस्ट किया गया, दोनों बराबर हुई और वहां पर एक फ्रीक्वेंसी डेवलप हो गई। अब जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी और जो रेडियो ब्रॉडकास्ट चैनल ने प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट कर रखा है, उनकी टेलीकास्टिंग फ्रीक्वेंसी भी तो होगी एटमॉस्फेयर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स। जैसे ही वो दोनों मैच हो जाएंगी, तो हम लोगों को तुरंत
प्रॉपर ऑडियो सिग्नल मिलने लगेगा या नहीं? अगर वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती तो क्या हमें सिग्नल प्रॉपर मिलता है? हल्का सा डिस्टोर्शन रहता है, बट जैसे ही वो प्रॉपर मैच हुआ तुरंत के तुरंत हम लोगों को वहां ऑडियो सिग्नल मिलता है या नहीं मिलता? क्लियर है? सो व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर? क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या है? दिस इज द शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग at the resonating frequency. भाई जस्ट एग्जांपल लेते हैं. मान लो मैंने कंसीडर करा कि ये मेरे पास मेरा एक ट्रांजिस्टर डिवाइस है, एक रेडियो डिवाइस है. अब इस रेडियो डिवाइस के अंदर, ठीक है, मैंने इसको ऑन करा और मैंने इसको कमांड दे दी. कौन से चैनल पे? 104.8. अब जब मैं 104.8 पे कमांड दे रहा हूं, इसका मतलब इस डिवाइस के अंदर जो एलसीआर सर्किट है, ठीक है, वो एक्सएल और एक्सी की वैल्यू को बराबर ला करके क्या करेगा? एक फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर देगा. यहां पे दैट फ्रीक्वेंसी विल बी नोन एज व्हाट? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी और जो टेलीकास्टिंग फ्रीक्वेंसीज है दोनों क्या करेंगे? आपस में मैच. तो मैं वो प्रोग्राम जो भी वहां रहा होगा उसको आसानी से सुन सकता हूं. हाँ या ना? सो दिस इज व्हाट? ट्यूनिंग. हम फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं? ट्यूनिंग कर रहे हैं. ठीक. और जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो हम लोगों को सिग्नल प्रॉपर मिलने लगा. हम लोगों को ऑडियो सिग्नल प्रॉपर मिल रहा है. जो भी गाना चल रहा होगा वो बड़े बिंदास तरीके से सुनाई देगा. सो दिस इज व्हाट? द शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग. और वो भी कौन सी फ्रीक्वेंसी पर? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे. सो दिस इज नोन एज व्हाट? क्वालिटी फैक्टर. जिसको की मैथमेटिकली ध्यान रखना है बेटा हम लोगों को, मेन न्यूमेरिकल्स के लिए. सो मैथमेटिकली इट इज द रेशियो ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस. आप या तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का रेशियो ले लो रेजिस्टेंस के साथ, और या फिर किसका ले लो? कैपेसिटिव रिएक्टेंस का ले लो. आंसर दोनों से सेम आएगा. कैसे करके देखते हैं. मान लो हम लोगों ने एक्सएल बाय आर को यूज किया. आप घर पे एक्सी बाय आर को करके देखना. ठीक. सो जैसे हम लोग वैल्यू पुट अप करते हैं, व्हाट इज एक्सएल? ओमेगा एल बाय आर. व्हाट इज ओमेगा? शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग. कौन सी फ्रीक्वेंसी? तो ये ओमेगा कौन है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. अगर हम वैल्यूज रखें तो आपको याद होना चाहिए ओमेगा कितना निकाला था? 1/√ऑफ एलसी. 1/√ऑफ एलसी. उठा के यहां रखो. जैसे ही आपने रिप्लेस करा, जैसे ही आप रिप्लेस करते हो, सो कितना बना बेटा? भाई ओमेगा की जगह कितना हो गया? 1/√ऑफ एलसी. यहां से ये एल एंड डिवाइडेड बाय आर. जरा ध्यान से देखो, इस हिस्से को √L √C और इस हिस्से को √L बाय आर कर सकते हैं या नहीं? अब √L से एक √L कैंसिल कर देते हैं तो आपके पास क्वालिटी फैक्टर फॉर्मूला क्या तैयार हो गया बेटा? 1/R √ऑफ L/C. आया समझ? हमारे पास यहां से बहुत छोटा सा और बड़ा बेसिक क्वेश्चन है. आपसे पूछ लेता है कि व्हाई द क्वालिटी फैक्टर ऑफ रिसीविंग सर्किट. रिसीविंग सर्किट का मतलब क्या हुआ? जैसे हमारा रेडियो ट्रांजिस्टर है, वो बेसिकली क्या कर रहा है? सिग्नल को रिसीव कर रहा है. तो वो कैसा सर्किट है? रिसीविंग सर्किट. तो आपसे कह सकता है वो वहां पे दैट व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ receiving circuit should be low. भाई आपका जो रिसीविंग सर्किट है उसका रेजिस्टेंस कम क्यों होना चाहिए? तो सिंपल सी बात, रेजिस्टेंस जितना कम होगा क्वालिटी फैक्टर उतना, एंड क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग उतनी ही बेटर होगी. एंड शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग बेटर है, इसका मतलब क्या है? सिग्नल प्रॉपर आएगा एंड वी कैन हैव एन प्रॉपर ऑडियो सिग्नल. ठीक है, उसमें किसी तरह का कोई डिस्टॉर्शन नहीं है. आई बात समझ? क्वालिटी फैक्टर क्लियर है? बेसिक अपने को क्या ध्यान रखना है? फॉर्मूला.
क्वालिटी फैक्टर इज व्हाट 1/r एंड रूट ऑफ l बाय c। हो जाएगा अच्छे से, पक्की बात। अब चलते हैं हम अपने चैप्टर के आखिरी कंसेप्ट की ओर बेटा, एंड दिस इज, बहुत ध्यान से सीखना है बेटा इसको भी। ट्रांसफॉर्मर, ठीक, एक डिवाइस हमने सीखी थी अपने ईएमआई चैप्टर के अंदर, एसी जनरेटर, ठीक है। तो मैंने आपको वहां पर एक चीज कही थी कि जब कभी किसी भी डिवाइस के प्रिंसिपल में कोई फिनोमिना इन्वॉल्व हो जाए तो आपको उसे डिफाइन करना है, ठीक है। जैसे हमारा एसी जनरेटर था, तो एसी जनरेटर की वर्किंग प्रिंसिपल हमने पढ़ी, तो वहां पे प्रिंसिपल कौन था, फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपको उसे डिफाइन करना है, ठीक है। ऐसा ही कुछ यहां पे भी आएगा आपके पास। तो पहले हम ये देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर क्या चीज है, ठीक, ये करता क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज की डेट में देखें, ठीक, तो हर जगह हर एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब जो लैंड सरफेस एरिया अवेलेबल है, तो उस पे जो पॉपुलेशन है वो उस एरिया के हिसाब से देखा जाए तो काफी ज्यादा, जिसकी वजह से हर चीज का क्राइसिस है, ठीक है। आप वो क्राइसिस अगर पानी की टर्म्स में देखो, जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो पानी की दिक्कत। आप वो क्राइसिस एनर्जी की टर्म्स में देखो, जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो पावर क्राइसिस भी है हमारे पास, एनर्जी क्राइसिस है। हाँ, तो एक नॉर्मल सी चीज है कि अगर गिवन सरफेस एरिया पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है तो एनर्जी का या और भी चीजें हैं उनका क्या होगा, क्राइसिस होगा। अब जब हमारे पास भयंकर गर्मी वाला समय, वो जून जुलाई वाली गर्मी, ठीक है, दोपहर में 4 से लेकर के और शाम को 6 बजे तक का टाइम, डेंजरस वाला टेम्परेचर रहता है उस समय, और हमें ऐसा लगता है कि हमारे एसी भी प्रॉपरली काम और करते भी नहीं है। रीजन भी, कारण क्या है, एसी को, ठीक, अगर प्रॉपरली काम करना है, समझना ध्यान से, हमने कंसीडर करा हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अब एयर कंडीशनिंग सिस्टम को तरीके से काम करने के लिए इतना पोटेंशियल डिफरेंस, इतनी एसी वोल्टेज चाहिए ही चाहिए। अगर उसे 230 वोल्ट नहीं मिला तो हमारे एसी के अंदर जो मेन कंप्रेसर लगा हुआ है, जो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है, जब तक उसको इतना पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल जाएगा वो काम नहीं करेगी। और उस दौरान जब वो भयंकर गर्मी पड़ रही होती है, ठीक है, तो पावर की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, बट सप्लाई उतना नहीं, जिसकी वजह से इसको मिलने वाली वोल्टेज, जो इसको पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे मिल रहा होता है, ठीक, दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स लेस देन 230 वोल्ट, वो 230 से भी नीचे चला जाता है और वेरी करता है किसके बीच में, 210 से 220 के बीच में। बट अगर देखा जाए तो भाई अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करे तो उसे कितना चाहिए, 230, और अभी उसे मिल कितना रहा है, 230 से कम, 210 या 200, कई बार इतना ज्यादा कम हो जाता है कि ये 190 तक भी चला जाएगा, 190 तक भी ड्रॉप कर जाता है, ठीक, कुछ जगहों पर 110 तक भी चला जाता है। तो हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम उस कंडीशन पे प्रॉपरली काम नहीं करेगा। अब हमें क्या चाहिए कि अगर वो 210 या 220 आ रहा है तो उसको बढ़ा करके कितना करा जाए, 230 करा जाए, सो दैट कि हमारा जो वो अप्लायंस है, जो हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, वो प्रॉपरली काम कर सके। हाँ है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, लो वोल्टेज से कहां जा रहे हैं, हाई वोल्टेज पर। तो हमारे पास घर में अभी देखना आप कभी, जैसे अगर आप यहां पीछे की तरफ देखें तो एसी के साथ स्टेबलाइजर लगा है, स्टेबलाइजर के अंदर एक कंपोनेंट है जो कि अगर सप्लाई से, ठीक, वोल्टेज कम आएगी तो उसको बढ़ा करके कितनी बनाएगा, 230, और अगर सप्लाई से ज्यादा आ गई तो घटा करके कितनी बनाएगा, 230। आई बात समझ। तो ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज। आई बात समझ। तो फिलहाल अगर मैं अभी देखूं तो मेरे ट्रांसफार्मर ने, भाई हम लोगों ने
वहां पर क्या लगाया, स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर के अंदर कौन है, ट्रांसफॉर्मर। और ये ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है, लो वोल्टेज को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, हाई वोल्टेज। आई बात समझ। एक तो हमने ये एग्जांपल देखा, ठीक है, बिल्कुल ठीक ऐसा ही हमारे फोन का चार्जर, ठीक है, या फिर आपका जो लैपटॉप अडेप्टर है उसको भी ले सकते हो आप लोग। अब सेलफोन का चार्जर जो है वो बेसिकली एसी को बदलता किसमें, डीसी में। अब एसी से डीसी में बदलने का काम जो है वो रेक्टिफायर का है, वो ट्रांसफॉर्मर का नहीं होता। वो काम किसका है, रेक्टिफायर। परंतु एसी जो है, अगर हम देखें हाउस होल्ड में, वो हाउस होल्ड सर्किट के अंदर एसी कितना है, 230 वोल्ट। और हमें जो मिलता है वो कितना मिलता है, 5 वोल्ट डीसी मिलता है। तो वो 230 वोल्ट एसी से सीधे यहां नहीं जाता, पहले इस 230 वोल्ट का जो हाई वोल्टेज है इसको किस में लाया जाएगा, लो वोल्टेज एसी में। और फिर लो वोल्टेज एसी को किस में लेके जाएगा, लो वोल्टेज डीसी में। तो जो ये वाला काम है, ये वाला काम किसका है, ट्रांसफॉर्मर। फिर यहां से आगे वाला जो काम है दैट इज रेक्टिफायर। वो रेक्टिफायर सेमीकंडक्टर्स में पढ़ेंगे हम लोग। आई बात समझ। सो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर क्या है। अगर हमसे ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन मांगी जाती है, अगर आपसे ट्रांसफॉर्मर की बेसिक डेफिनेशन मांगता है तो क्या लिखोगे, इट इज सिंपली, it is an electrical device whose main function is to convert high voltage AC to low voltage AC और इसी का रिवर्स, हाई वोल्टेज को लो में और लो वोल्टेज को हाई में। बट ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करता है, एसी के लिए। डीसी वोल्टेज के लिए काम नहीं करेगा ये सिर्फ किसके लिए काम करेगा, अभी वो रीजन भी समझ आएगा। तो पहले आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पता लगा कि ट्रांसफॉर्मर क्या है, पक्का डेली में था, डेली चीजों में था हमारे पास, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, एक ऐसे डिवाइस है जो कि हाई वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज। अरिहंत पढ़ाई में ध्यान देने, पिटाई हो जाएगी। यहां तक समझ आया सबको, पक्का। अब ये तो बेसिक डेफिनेशन बन गई। अब बारी आती है कि भाई इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटू, ध्यान रखना है। द वर्किंग प्रिंसिपल इज म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, एग्जाम में जब हम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे भाई, द वर्किंग प्रिंसिपल इज व्हाट, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और मैंने आपसे कहा ना कि जब आपके पास प्रिंसिपल में कोई फिनोमिना आ जाएगा तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखो कैसे, इक्वेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको कि आप लोग फर्दर क्या कहते थे, बैक ईएमएफ। तो हमने वो इक्वेशन क्या लिखी थी, M इज इक्वल टू माइनस ई एस एंड डी आई पी बाय डी टी, ऐसा कुछ लिखा था। तो अब हमें इसे डिफाइन कर देना है कि व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, सिंपली फिनोमिना ऑफ
induction of back EMF in the कौन सी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, वो भी कब? सो सिंपल, फिनोमिना ऑफ इंडक्शन ऑफ बैक ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल when there is existing a rate of change of current in the primary coil. एक ऐसा फिनोमिना सिंपल कि जो आपका ट्रांसफार्मर है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस बात पे निर्भर करता है? फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे। जिसका मतलब क्या होता था? एक ऐसा फिनोमिना जिसमें कि सेकेंडरी कॉइल में कौन आ जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, बैक ईएमएफ आ जाएगा। वो भी किस वजह से? क्योंकि करंट बदल रहा होगा कहां पर? प्राइमरी में। तो ये पूरा एज इट इज आपको लिखना है वहां पे, इसके अंदर प्रिंसिपल ध्यान रहेगा, पक्का? नाउ अगला पॉइंट आपके पास आता है इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन वाला हिस्सा, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे बेटू। सो कंस्ट्रक्शन में देखिए आपको कैसे बनाना है बेटा। इसको करने से पहले नोटबुक दिखाओ। जैसे आपकी ये नोटबुक है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक थिकनेस है या नहीं? बट दैट थिकनेस इज अ सिंगल पीस और कलेक्शन ऑफ लॉट ऑफ नंबर ऑफ शीट्स, हाँ या ना? पक्का ना? तो यहां आपके पास ये सिंगल पीस नहीं है, यहां पर क्या आपको ये थिकनेस बनाने के लिए क्या करना पड़ा? बहुत सारी शीट्स को लेना पड़ा है। सो दिस इज व्हाट, ऐसा ही कुछ यहां करेंगे इस तरीके से। मतलब वो सिंगल पीस नहीं रहेगा बेटा, हम बहुत सारी शीट्स को मिला करके इस तरीके से उसे तैयार करेंगे, ध्यान रहेगा। एंड दिस इज नोन एज व्हाट, ये है हमारा सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर। क्या है? सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर। और इन दोनों पॉइंट से हमारे पास क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आपका, आपने सॉफ्ट आयरन क्यों लिया भाई? आप दूसरा मटेरियल, बिल्कुल सही आशुतोष, वेरी गुड भाई। सॉफ्ट आयरन क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका? बहुत ही बेहतरीन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है? अलाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू। अब देखो भाई, ऐसा होने से हमें क्या बेनिफिट है? यार सिंपल सी बात, हमारा जो ये डिवाइस है, हमारा जो अरेंजमेंट है, वो किस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे। किस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है? प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगी? सेकेंडरी के एरिया को क्रॉस करने के लिए, हाँ या ना? अगर हमने ऐसा मटेरियल यूज किया जो कि मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ ही ना करे, तो हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, एफिशिएंट नहीं बनेगा। बट अगर हमने कैसा मटेरियल यूज करा? ऐसा मटेरियल जो ज्यादा से ज्यादा फील्ड को अलाउ करेगा। भाई जब ज्यादा से ज्यादा फील्ड प्राइमरी से सेकेंडरी में अलाउ की जाएगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी क्या होगा? ज्यादा। और जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, ईएमएफ भी उतना ज्यादा इंड्यूस होगा। तो हम कह सकते हैं कि सर्किट के अंदर जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो बेहतरीन एक्सटेंट पे चल रहा है। और म्यूचुअल इंडक्शन जितना बेहतरीन होगा, हमारा ट्रांसफार्मर जो है उतना ही बढ़िया तरीके से काम करेगा, हाँ या ना? तो दैट्स व्हाई व्हाट वी आर यूजिंग। तो अब ये तो हमने इतना तो समझने के लिए बोल दिया। जब हम एग्जाम में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? सॉफ्ट आयरन क्यों? सॉफ्ट आयरन बीइंग फेरोमैग्नेटिक इन नेचर will allow maximum number of magnetic field lines to pass through, due to which the extent of mutual induction will be higher.
वो ज्यादा होगा। आई बात समझ? एंड व्हाट अबाउट दिस लेमिनेटेड कोर? अब लेमिनेटेड कोर क्यों? दिस प्रिवेंट, इसको हम अलग से भी सीखेंगे बेटा, इट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट। ये कौन से करंट की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेगा? एडी करंट की फॉर्मेशन को। अब ये एडी करंट क्या है? बहुत सिंपल चीज है। अगर तुम लोगों को याद हो, जब हम इंडक्शन वाली बात कर रहे थे, हमने सोलेनॉइड पढ़ा था, तो वहां पर हमने कुछ चेंजेस करे थे। कैसे कि भाई, अगर आप लोगों को याद हो आपका फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल में क्या था? दिस इज द करंट एंड दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड। कि भाई करंट स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड रिंग फॉर्म में है। फिर जब सोलेनॉइड पढ़ रहे थे तो थोड़ा चेंज करा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट, अब ये करंट नहीं, अब ये क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट, सो करंट विल बी इन द रिंग फॉर्म। ठीक है, अब मान लेते हैं ये मेरे पास नॉर्थ पोलैरिटी, ये मेरे पास साउथ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से ऐसा कुछ होगी, तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास ऐसे है, नॉर्थ से साउथ, स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने अपनी ये मेटल शीट जो है, ठीक है, इसको मूव कराना शुरू करा, मैं इसको ऑसिलेट करा रहा हूं ऐसे। तो जरा सोचिए, इस शीट का एरिया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में क्रॉस आउट कर रहा है नहीं कर रहा? तो यहां रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा यहां, तो कौन इंड्यूस होगा? ईएमएफ। और ईएमएफ बना तो वो क्या बनाएगा? करंट। अब ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड कैसी, तो करंट कैसे बनेंगे? रिंग फॉर्म, हाँ या ना? एंड दीज करंट्स विल बी ऑफ द स्मॉल मैग्नीट्यूड। इन करंट्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा नहीं होता, छोटे मैग्नीट्यूड के हैं ये, ठीक। एंड दीज स्मॉल मैग्नीट्यूड करंट इन द कंसेंट्रिक रिंग फॉर्म, भाई वो स्मॉल मैग्नीट्यूड करंट जो किस फॉर्म में बने? कंसेंट्रिक रिंग फॉर्म में बने, उन्हीं को क्या कहा जाता है? लेंज़ेस लॉ ने कहा था, जो जिसकी वजह से आएगा वो उसको अपोज करेगा। तो ये एडी करंट हमारे इस ट्रांसफार्मर के सर्किट के अंदर, इस अरेंजमेंट के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमिना को इफेक्ट करेगा, अपोज करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से एफिशिएंसी कम हो सकती है। तो अब हम क्या चाहेंगे कि ये ज्यादा से ज्यादा बने या कम से कम? तो दैट्स व्हाई वी यूज व्हाट? लैमिनेटेड कोर। ठीक है, मतलब हमने वो सिंगल शीट नहीं, हमने कलेक्शंस में बनाया, थिन शीट्स में, जिसकी वजह से एडी करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हम इसे खत्म नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसे क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं। और मिनिमाइज करने के लिए हमने कैसी कोर यूज करी? लैमिनेटेड। दोनों पॉइंट याद रहेंगे कि भाई कंस्ट्रक्शन में हम लोग जो यहां बनाने वाले हैं हिसाब किताब, तो वो कैसी कोर? सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड। सॉफ्ट आयरन क्यों? इसको अगर और अच्छे तरीके से सिंगल पॉइंट पे लिखना है ना, तो आप ये लिख सकते हैं, प्रिवेंट द लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जब प्राइमरी से ज्यादा फील्ड सेकेंडरी को क्रॉस करेगी, क्योंकि सॉफ्ट आयरन आपका कैसा मटेरियल? फेरोमैग्नेटिक, वो तो ज्यादा से ज्यादा फील्ड को अंदर से अलाउ करेगा ना। तो इसका मतलब जो लीकेज होने वाली थी फ्लक्स की, उसको क्या कर लिया गया? मिनिमाइज कर लिया गया, रोक लिया गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये पॉइंट याद रहेगा पक्का। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो इस हिस्से में हम लोगों ने क्या करा बेटू? इस तरीके से वाइंडिंग करनी शुरू करी। और ये दे दिया हमने अप्लाइड एसी वोल्टेज। या फिर ज्यादा अच्छा रहेगा, हम लिखते हैं इसको इनपुट एसी वोल्टेज। तो ये वाला हिस्सा जहां से हम इसको वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक, इज नोन एज व्हाट? प्राइमरी कॉइल। इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी कॉइल कहेंगे। और इसी के साथ बेटू हमने यहां पर ये अपनी ऑपरेटिंग डिवाइस लगा दी, लोड रेजिस्टर।
और यहां से हम क्या लेंगे बेटू, अपनी आउटपुट वोल्टेज, और इस हिस्से को हम क्या नाम देते हैं, वी कॉल इट एज द सेकेंडरी कॉइल। तो ये हमारा बेसिक कंस्ट्रक्शन रहेगा किसके लिए, एक ट्रांसफार्मर के लिए। क्लियर हुआ? सिर्फ 3 चीजों पे बात करी हमने अभी। पहली, ट्रांसफार्मर क्या है, समझ आया। दूसरी, उसका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, क्लियर अच्छे से। और तीसरी, कंस्ट्रक्शन के अंदर बड़ा ही छोटा सा हिस्सा कि सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर। सो व्हाई वी आर यूजिंग सॉफ्ट आयरन एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग दिस लेमिनेटेड कोर। हो जाएगा अच्छे से, पक्का। अब क्वेश्चंस करने के लिए हम एक छोटा सा पॉइंट रेडी करना है। भाई अगर आप गौर से देख पा रहे हैं बेटू, हमने यहां पर इस तरीके से वाइंडिंग करी है वायर की, ये चीज, ठीक। और एज इट इज अगर आप यहां देखें तो हमने वायर की क्या कर दी, यहां पे भी वायर की वाइंडिंग कर दी। तो हम लोगों ने एक चीज सीखी थी, अगर आपको याद हो बेटा, एयर कोर्ड कॉइल इज नोन एज व्हाट, हाँ या ना, सीखा है ना ये पॉइंट, कि जो हमारी एयर कोर्ड कॉइल होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं। सेम चीज है। अब एयर कोर्ड ना होकर के कोर में एक मीडियम चल रहा है, सॉफ्ट आयरन, हाँ या ना, तो रहेगा तो इंडक्टर ही। और हमने प्रूव किया है कि इंडक्टर में पावर लॉस कितना होता है, 0, हाँ या ना, ठीक। इसी पॉइंट को आप लोगों को बेटा इस्तेमाल करना है। और कैसे, देखो, पावर लॉस कितना, 0। ये जो बात चल रही है कि पावर लॉस 0, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, हम लोग जब बात करेंगे थ्योरेटिकली तो कैसे लेके चलेंगे, आइडियल लेके चलेंगे, ठीक। सो पावर लॉस 0, इसका मतलब हुआ पावर इन द प्राइमरी इज इक्वल टू द पावर इन द सेकेंडरी। भाई जितनी पावर प्राइमरी में उतनी ही पावर सेकेंडरी में। परंतु व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला, वी आई रिप्लेस करो, वोल्टेज प्राइमरी, करंट प्राइमरी, वोल्टेज सेकेंडरी, करंट सेकेंडरी। अगर हम शिफ्ट कर दें इसको तो वोल्टेज सेकेंडरी बाय प्राइमरी इज इक्वल टू करंट प्राइमरी बाय सेकेंडरी, हाँ या ना भाई, क्लियर हुआ, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा ये। और इसी के साथ आप ध्यान रखना, वोल्टेज सेकेंडरी, वोल्टेज प्राइमरी, करंट प्राइमरी, करंट सेकेंडरी, ये तो उल्टा चलते हैं। इसी के साथ चलती है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स, वो वोल्टेज के साथ चलेगी। जैसे यहां सेकेंडरी बाय प्राइमरी, तो यहां पर सेकेंडरी बाय प्राइमरी, एंड दिस इज के, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, के से। और इसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, इसे क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ट्रांसफार्मर का लगभग हर क्वेश्चन इसी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल शुरू करेंगे तो अच्छे से पता लगेगा। समझ आया, यहां तक प्रॉपरली हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं करोगे। अब ये तो बेसिक हो गया हमारा। अब सुनो ध्यान से भाई, मान लो ये रही हमारी सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर। ये बेसिक सिंबल है इस तरीके से कि अगर हम ऐसा कुछ बना रहे हैं ना, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर, ठीक। अब ये है मेरा प्राइमरी एंड जहां से मैं इनपुट दूंगा, और ये है मेरा सेकेंडरी एंड जहां से मैं आउटपुट कलेक्ट करूंगा। और मैंने ऐसा कुछ देखा कि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंस चल रहा है। और ऐसा कुछ है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी में है वो प्राइमरी से कम है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है। अब सोचो अगर ऐसा होता है, हमने प्राइमरी में इनपुट दिया, वोल्टेज दी,
करंट फ्लो करा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनी। तो प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड जब सेकेंडरी के एरिया को क्रॉस करेगी तो सेकेंडरी का एरिया क्या होगा? कम। अगर सेकेंडरी का एरिया कम है तो वहां रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी क्या होगा? कम होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या बनेगा? कम बनेगा। हाँ या ना? तो सच एन अरेंजमेंट विल बी टर्म्ड एज व्हाट? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इसे क्या नाम दिया जाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ध्यान रहेगा? क्लियर हुआ? और इसी को अगर अपन लोग रिवर्स मार दे बेटा, ये क्या होगा बेटू हमारा? सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर। ठीक, अब इसका ये वाला साइड हम मान लेते हैं प्राइमरी और ये हो जाता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी वो हिस्सा होगा जहां से हम इनपुट देंगे। और अब हमने क्या देखा कि प्राइमरी के रिस्पेक्ट में सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कुछ इस तरीके से चल रही है। ठीक, तो अगर ध्यान से देखा जाए ये नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और ये नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी। सो नाउ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आर ग्रेटर एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो बाबू जैसे ही हम यहां इनपुट देंगे फील्ड बनेगी, वो फील्ड सेकेंडरी के एरिया को क्रॉस करेगी और जब सेकेंडरी के एरिया को क्रॉस करेगी तो अब ज्यादा एरिया होगा या कम? ज्यादा क्रॉस आउट होगा। तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी क्या होगा? ज्यादा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या बनेगा? एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज व्हाट? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। समझ आया? पक्का? कोई डाउट यहां तक? इतना हो जाएगा। अब मान लो हमसे वो छोटा सा पॉइंट पूछता है, ठीक, कि वाइल डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द वोल्टेज। अगर हम देखें स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर तो यहां वो क्या कर रहा है? आउटपुट में वोल्टेज को बढ़ा दे रहा है। और अगर हम बात करें स्टेप अप की, सॉरी स्टेप डाउन की, तो यहां वोल्टेज को घटा दे रहा है और स्टेप अप की तो वहां वोल्टेज को बढ़ा दे रहा है। तो ऐसा करते हुए क्या वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं कर रहा? उसे डिसोबे नहीं कर रहा? सो आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप इस रिलेशन पे जाएं, जितनी वोल्टेज बढ़ेगी करंट उतना ही कम हो जाएगा, या जितनी वोल्टेज कम होगी करंट उतना ही, so that product of potential difference and current will remain the same। तो किसी भी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं होगा। समझ आए? क्लियर है? पक्का? सो विद दिस हमारे एसी चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और अब इससे आगे अगली क्लास में हम लोग क्या चलाएंगे? आपके न्यूमेरिकल्स। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? चैप्टर के सारे टॉपिक्स आप लोगों के पास पहुंच चुके हैं, ये वाले भी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स जो भी हमने थ्योरी डिस्कस करा, इक्वेशंस बनाई, फॉर्मूलाज लिखे, सर्किट्स बनाए, फेजर डायग्राम बनाए, वेव फॉर्म बनाई, सारी की सारी अच्छे से रिवाइज करके आओगे। क्लियर है? चले, और कल वाली क्लास कितने बजे रहेगी? कल 3:30 बजे से जो हमारा बचा हुआ पेपर है उसको सॉल्व करा जाए। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट में।